स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो है फंक्शन की डेफिनेशन को हमने समझा था, उसके बाद उस फंक्शन को कैटेगराइज किया हमने, किस किस तरीके की चीज़ों को हम फंक्शन बोलते हैं और किन किन फंक्शंस को हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और किसका बिहेवियर किस तरीके का है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, उसका ग्राफ कैसा है, इन सब के बारे में डिटेल बात हम यहाँ करने वाले हैं। इन सारे फंक्शंस को विद नेम आपको ध्यान रखना है, किसका कर्वेचर किस तरीका है, कौन कहाँ पर किस तरीके से बिहेव कर रहा है, डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ों को हमें यहाँ पे अच्छे से रीड करना है और ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले फंक्शन को दो टाइप से डिवाइड कर रहे हैं हम। दो टाइप से डिवाइड किया मैंने, एक एल्जेब्रिक टाइप में और एक ट्रांसेंडेंटल टाइप में, ठीक है। एल्जेब्रिक टाइप के अंदर अगर हम आते हैं तो एल्जेब्रा क्या होता है, देखो जनरली आगे आने के बाद हम कई चीज़ों में डायरेक्टली हम एक वर्ड यूज़ करेंगे, एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, इसका मतलब क्या है, मैं सीधे सीधे लिख दूंगा कि हाँ भाई एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इस तरीके की बात होगी, ठीक है। तो वहाँ ये अंडरस्टूड होगा कि इन सारे फंक्शंस के बारे में हम वहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। देखो एल्जेब्रिक फंक्शन जनरली हम बात जो करते हैं, इन सारी चीज़ों को मिला के हम बोल दूँ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को मोनोमियल बोलूँ, पोलिनोमियल बोलूँ, कांस्टेंट फंक्शन बोलूँ, आइडेंटिकल फंक्शन बोलूँ, इन सारी चीज़ों को हम बोल सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है ना। अब पॉलिनोमियल तुम पढ़ के भी आए हो कि भाई पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर वेरिएबल होते हैं और कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है। यही पढ़ा था ना, वेरिएबल और कांस्टेंट का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया था वहाँ पे, किस तरीके से कैटेगराइज किया था हमने कि भाई फर्स्ट होता है कांस्टेंट। पॉलिनोमियल के अंदर कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जिसमें वेरिएबल की पावर 0 होगी, ठीक है। उसके बाद मोनोमियल, मोनोमियल मतलब क्या होता है, सिंगल वेरिएबल, मतलब मोनोमियल जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसे पावर डिग्री 1 हो जाएगी। डिग्री और टर्म समझते हो ना, डिग्री मतलब क्या कि जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, ठीक है। और टर्म मतलब क्या होता है, सिंगल टर्म, डबल टर्म, ट्रिपल टर्म, इस तरीके की, ठीक है ना। तो देखो पॉलिनोमियल के अंदर हम बात करते हैं तो कांस्टेंट फंक्शन आ जाएंगे, आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3, डिग्री 4, डिग्री 0, इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं सबको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कैटेगरी के अंदर वो आ जाएगा, ठीक है ना। अब डिग्री 0 होगी तो कांस्टेंट हो जाएगा, डिग्री 1 होगी तो लीनियर हो जाएगा, डिग्री 2 होगी तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, डिग्री 3 होगी तो क्यूबिक हो जाएगा, डिग्री 4 होगी तो बाइक्वाड्रेटिक हो जाएगा। ऐसे करके उसके आगे आने वाली जो वैल्यू जो डिग्रीज होती है उनको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो वो इस कैटेगरी के अंदर आ गया पॉलिनोमियल के अंदर। अगर टर्म बेस्ड डिवीजन में करता हूँ एल्जेब्रिक फंक्शन का, यानी कि टर्म बेस्ड इक्वेशंस का हम डिवीजन करते हैं, तो टर्म बेस में क्या आएगा, मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म, बाइनोमियल यानी कि डबल टर्म, ट्राइनोमियल यानी कि थर्ड टर्म, ठीक है ना। इस तरीके से मल्टीनोमियल के अंदर हम उसको बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो मोनोमियल मैंने लिखा हुआ है वो इसी चीज को डिफाइन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है रैशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं कि भाई जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि इसके अंदर बात अगर मैं करता हूं तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, यानी कि दो पॉलिनोमियल, दो फंक्शंस जो हैं, दो पॉलिनोमियल जो है वो एक दूसरे को डिवाइड कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि जो जी ऑफ एक्स है उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, यानी कि जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। हमें ये लेके चलना है कि अगर अपॉन में 0 आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तो कोई डिफाइंड टर्म है ही नहीं, ठीक है। आगे बात करते हैं इरेशनल। इरेशनल टर्म हो जाएगी, इरेशनल पॉलिनोमियल के बारे में बात करें तो इरेशनल जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यानी कि इरेशनल टर्म आ जाएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जनरली हम इरेशनल टर्म के अंदर क्या लिखते थे, रूट वाली टर्म आती थी ना, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा। इरेशनल एक्सपेंशन पॉलिनोमियल के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट में टर्म हो जाएंगे यहाँ पर, यानी कि जो फंक्शंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्क्वायर रूट में आ जाएंगे, क्यूब रूट में आ जाएंगे, इस तरीके से। नेक्स्ट है पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन। ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन जो है वो इसको अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें कौन कौन सी कैटेगरी हम यूटिलाइज करते हैं। देखो पीस वाइज फंक्शन के अंदर क्या क्या आएगा, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसमें लास्ट फंक्शन लिखेंगे तो इसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं GIF से, ठीक है। ऐसे फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन होता है, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन को डिनोट करते हैं हम FPF से, और लीस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है वो LIF से, ठीक है। और नेक्स्ट आता है सिग्नम फंक्शन। इनके बारे में हम बात करेंगे वन बाय वन, इन सारे फंक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांसेंडेंटल। सेकंड कैटेगरी जो होती है वो होती है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम 11वीं क्लास में अंदर पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो उसके बाद आता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, हम 12th क्लास के अंदर इसका एक पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसी ट्रांसेंडेंटल के अंदर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। जो फाउंडेशन बैच में है उन्होंने लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में डिटेल में बात की हुई है। लॉगरिथमिक फंक्शन और लॉगरिथम के ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है।
और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इतनी कैटेगरीज में हम फंक्शंस को डिवाइड करते हैं। अब वन बाय वन इन सारे फंक्शंस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे विद ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन हम लेते हैं यहाँ पे एल्जेब्रिक कैटेगरी को मैं ले रहा हूँ। एल्जेब्रिक कैटेगरी के अंदर सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन में बात करेंगे सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन की। ठीक है, अब कांस्टेंट फंक्शन है तो नेम से क्लियर हो रहा है कांस्टेंट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन मैंने लिया कांस्टेंट फंक्शन। देखो कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा, हम यहां पर फंक्शन को कांस्टेंट कहेंगे, यानी कि f ऑफ x इज इक्वल टू k। कांस्टेंट यानी कि डिग्री ऑफ वेरिएबल इज जीरो। कांस्टेंट फंक्शन यानी क्या हो गया, डिग्री ऑफ वेरिएबल इज जीरो। ठीक है, तो डिग्री ऑफ वेरिएबल जीरो यानी k क्या हो गया, यानी कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हुआ तो इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो ग्राफ ड्रॉ करना है तो x और y के रेस्पेक्ट में ही ग्राफ बनेगा ऑलवेज। कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं जिन्हें आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। इन ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन हम जब करेंगे वो हमारे लिए यूजफुल होगा, यानी कि इसके लिए फंडामेंटल ग्राफ तो आना ही चाहिए ना, बेसिक जो ग्राफ है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ग्राफ बनाने का सिंपल सा प्रोसेस हमारा ये होता था कि भाई अगर मैंने सपोज मैंने लिखा y इज इक्वल टू k, ये लिखा ना, ठीक है, y इज इक्वल टू k में बोल रहा हूँ कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो ग्राफ बनाना बचपन में सीखा था हमने। कैसे सीखा था भाई, जब हम इक्वेशन लिखते थे उसके अंदर x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते थे, ऐसा करके कॉलम करके बनाया था नहीं बनाया था। देखो इसमें लिखा था x और इसमें लिखा था y। यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करते थे तो y की समथिंग वैल्यू आती थी, x की वैल्यू लिखते थे फिर y की वैल्यू समथिंग आती थी, x की वैल्यू लिखते थे y की वैल्यू समथिंग आती थी। फिर उन सारे पॉइंट्स को मिला के हम लाइन ड्रॉ कर दिया करते थे। वहाँ जो बनती थी ऑलवेज क्या होती थी, स्ट्रेट लाइन होती थी, क्योंकि हम वहाँ क्या पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशंस और लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ काम हमें करना है, लेकिन हमें पता है भाई कांस्टेंट है तो मैं x, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट लिखा हमने तो क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर 0। कांस्टेंट के लिए मैं लिखूँ ना x रेज़ टू पावर 0, कि k इंटू एक्स वेरिएबल में जब रिप्रेजेंट मुझे करना ही है तो वेरिएबल x क्या हो जाएगा, x की पावर कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और x की पावर 0 हो गई तो मैं इस x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करता रहूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि पावर क्या है, 0 है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कांस्टेंट फंक्शन, x की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। x की वैल्यू में कुछ भी पुट करता हूँ, देखो यहाँ जितनी वैल्यू होंगी, इस लाइन के ऊपर जितनी वैल्यू डांस कर रही है वो सारी x की वैल्यूज हैं, और इसके ऊपर जितनी वैल्यूज होंगी सारी किसकी होंगी, y की वैल्यू होंगी। x की वैल्यू का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ से जो मैं पुट करूंगा, और इस वर्टिकल लाइन का मीनिंग क्या हो गया, जो वैल्यू मेरे पास आएगी। तो जो आने वाली वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, k है। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई y पे एक मैंने मार्क लगा दिया, भाई k जो वैल्यू है वो यहाँ आ रही है। अब ये k कांस्टेंट वैल्यू है, कुछ भी हो सकती है। सपोज मैंने कहा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो जो भी वैल्यू -1 -2 कोई भी वैल्यू अगर मैं लेता हूँ तो उसको हम वहाँ मार्क कर लेंगे। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल y इज इक्वल टू मैंने 2 लिखा, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो y इस लाइन के ऊपर आएगा ना, तो y 2 मार्क कर देंगे हम। ठीक है, अब x की डिफरेंट वैल्यूज, तो x की डिफरेंट वैल्यू मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी से लेकर 0, यानी कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की सारी वैल्यूज पुट करने पर आउटपुट जो आ रहा है हमारे पास वो ऑलवेज क्या है, k ही है। ठीक है, यानी कि एक पैरेलल लाइन x की बन जाएगी, x की एक पैरेलल लाइन बन जाएगी जो क्या हो जाएगा, ग्राफ ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। अब ये जो k है वो डिपेंड करेगा k कितना दिया हुआ है। ठीक है, तो यानी कि हम यहाँ से ये बात कर सकते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन के अंदर ग्राफ जो बनता है वो ऑलवेज पैरेलल टू x एक्सिस होता है। अब ये फंक्शन है या नहीं है इसको चेक करने के लिए हम देख सकते हैं, लास्ट हमने पढ़ा था कि भाई कितनी भी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लो, अगर एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन है। देखो इसके लिए अगर मैं कितनी ही वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दूं, क्या रहने वाला है, एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, दैट मीन्स क्या है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो अब इसके डोमेन और रेंज पे कमेंट करते हैं हम। देखो डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन मतलब इनपुट, यानी कि क्या मैं पुट कर सकता हूं, और क्या मैं पुट कर सकता हूं, मैंने कहा ना, हमने कहा कि भाई जितनी वैल्यूज हम चाहें सारी पुट कर सकते, सब पे डिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो डोमेन क्या हो गया इसका, आर मतलब -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक सब कुछ इसमें हम पुट कर सकते हैं, तो डोमेन हो गया इसका आर। रेंज के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, रेंज मतलब क्या, आउटपुट। मैंने जब आर पुट किया तो मुझे क्या मिला, भाई फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, हमेशा मेरे पास क्या है, के आया, हमेशा के आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो गई, रेंज कांस्टेंट हो गई। तो रेंज क्या रहेगी, जो भी हमें वैल्यू दी गई है, यानी कि यहाँ पर रेंज क्या हो गई, के हो गई, फिक्स वैल्यू हो गई।
ठीक है ना, यानी कि एक ही वैल्यू मेरे पास यहाँ पर रहने वाली है, वही एक सिंगल पॉइंट हमारे लिए क्या रहने वाला है, रेंज रहने वाला है। कोडोमेन हम फाइंड करते नहीं है, कोडोमेन ऑलवेज हमें गिवन होता है। ये सपोज मैंने कहा होता है यहाँ पर कि कांस्टेंट फंक्शन है f सच दैट r to r। इन जनरल हम जितने फंक्शंस के बारे में बात कर रहे होते हैं वो r to r के बारे में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो डोमेन r हो गया और कोडोमेन क्या हो गया r। अब इस कोडोमेन में से ये वैल्यू की आई क्या, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में देखा था, समझा था इस बात को कि भाई रेंज जो होता है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। तो ये सबसेट है क्या भाई, यहाँ जो वैल्यू आने वाली है कांस्टेंट जो वैल्यू आएगी, कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज कहाँ से रहेगी, सेट R से रहने वाली है। यानी कि ये भी एक रियल नंबर लाइन होती है और ये भी एक रियल नंबर लाइन होती है। तो इस रियल लाइन से ही तो वैल्यू आएगी, इसके बाहर तो जाने वाली नहीं है। तो जाने वाली नहीं है तो क्या हो गया, सबसेट ऑफ R हो गया, ठीक है। वो कंडीशन फुलफिल हो गई, यानी कि डोमेन इज R एंड रेंज इज गिवन पॉइंट, ठीक है। ये हो गया कांस्टेंट फंक्शन। सेकंड फंक्शन के बारे में बात करते हैं। पॉलिनोमियल के अंदर जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर फंक्शन, ठीक है। लीनियर फंक्शन, देखो लीनियर फंक्शन के अंदर नेम से क्लियर हो रहा है कि भाई अगर जब भी फंक्शन दिया हुआ होगा तो लीनियर एक्सप्रेशन के अंदर होगा। लीनियर एक्सप्रेशन जो है वो ax प्लस बी, आइडेंटिकल थिंग यही है, ठीक है। तो f ऑफ x इक्वल्स टू a कांस्टेंट हो गया, b कांस्टेंट हो गया, यानी कि a एंड b बिलोंग्स टू कांस्टेंट या स्केलर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल क्वांटिटी क्या हो गई, x। वेरिएबल क्वांटिटी x है तो इसकी पावर कितनी होगी, 1। इसकी डिग्री 1 होने की वजह से ही इसका नाम क्या है, लीनियर फंक्शन है, ठीक है। तो डिग्री 1 है तो देखो बचपन में इसका ग्राफ बना के बहुत इजीली याद करो, जब लिखते थे y इक्वल्स टू a, इसको मैं ऐसा लिखता हूँ y इक्वल्स टू ax प्लस b। f ऑफ x को मैंने y कंसीडर कर लिया, यानी कि f ऑफ x यानी कि आउटपुट को मैंने y से लिख दिया। और ये तो याद करो 10th क्लास के अंदर और 9th क्लास के अंदर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 वाले ग्राफ बनाए थे, नहीं बनाए थे, बनाए थे, ठीक है। तो वही उसी तरीके से हम यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं इसका। x की वैल्यू पुट करने पर जो y का वैल्यू आएगा हमारे पास, वही हम क्या लेंगे, पॉइंट के फॉर्म में यूज लेंगे, कार्टेशियन पॉइंट के फॉर्म में यूज में लेंगे, ठीक है। देखो ax प्लस b, यानी कि सपोज देखो ये जो चीज जो तुम्हें समझनी है वो क्या है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। तो अब ये जो लाइन है, ये लाइन x को इंटरसेक्ट कहाँ करेगी, जहां पर y 0 हो रहा होगा, ठीक है। y 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ax प्लस b इक्वल्स टू 0 किया हमने, तो x इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस b बाय a। यानी कि इस पॉइंट के ऊपर वो x को इंटरसेक्ट कर देगा। अब सपोज मैंने कहा कि माइनस b और a की फाइनाइट वैल्यू तो हमारे पास में है नहीं, हमने कहा भी कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो सपोज मैंने थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लिया कि माइनस b बाय a यहाँ पर है, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन जो बनेगी वो क्या होगी, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है ना, समझ रही बात। अब देखो रीड करना है हमें बात करनी है इसके बारे में, क्या, डोमेन और रेंज के लिए। तो देखो डोमेन मतलब क्या, जो मैं पुट कर सकता हूँ, मैं क्या पुट कर सकता हूँ, सब कुछ। देखो ग्राफ कहाँ बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, यानी कि हर x की वैल्यू के लिए डिफाइन है, यानी कि डोमेन क्या हो गया, r हो गया। रेंज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो रेंज क्या हो गई, देखो ये जो ग्राफ है x के रेस्पेक्ट पे भी जा रहा है, यानी कि इस तरफ भी गया है और इस तरफ भी गया है, यानी कि x की वैल्यू इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है, कहीं ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। ऐसे ही y के रेस्पेक्ट में देखता हूँ तो हर y के लिए हर y की वैल्यू मिल रही है मुझे, हर x के पॉइंट पे y की एक वैल्यू मेरे पास में आ रही है, यानी कि रेंज भी क्या हो गई इसकी, r हो गई। अब जब हमने कहा था फंक्शन f सच दैट r टू r, तो हमने कहा कि भाई r डोमेन है और r कोडोमेन है r टू r के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेंज है वो क्या हो गई, r हो गई। तो हमने कहा भी था कि भाई जो रेंज है वो कोडोमेन भी हो के इक्वल हो भी सकती है, लेकिन कोडोमेन का सबसेट होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी पढ़ के आए हो, ठीक है। जल्दी जल्दी थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी डिटेल, रेंज वगैरह फाइंड करने के लिए, डोमेन फाइंड करने में। देखो क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं लिखता हूं तो f ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसको हम पढ़ के आए हैं। देखो ग्राफ जब भी बनता है पॉलिनोमियल का बनता है, कभी भी इक्वेशन और ग्राफ्स नहीं बनते हैं। क्यों, क्योंकि इक्वेशन क्या हो गया, इक्वेशन मतलब फाइनाइट वैल्यूज, यानी कि x और y की कुछ डेफिनेट वैल्यूज के लिए ही वो डिफाइन होगा, तो ग्राफ नहीं बन सकता, पॉइंट हमें वहां से पॉइंट मिलते हैं ओनली। लेकिन ये पॉलिनोमियल होगी f ऑफ x इक्वल्स टू ax स्क्वायर bx प्लस c, ठीक है।
तो अब ये पॉलिनोमियल है हमारे पास में है, तो इसका ग्राफ मुझे बनाना है। देखो हम पढ़ के आएंगे भी क्वाड्रेटिक जो होता है इसको मैं ऐसा लिखता हूँ ना, y इक्वल्स टू ax स्क्वायर bx प्लस c, ठीक है। इन शॉर्ट में एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखो वही हम बहुत बेसिक तरीके से समझते हैं। देखो x और y, ठीक है। x की वैल्यू मैं 0 पुट करता हूँ तो y कितना आएगा, 0 आएगा। x की वैल्यू मैंने 1 पुट की, y की वैल्यू कितनी आई 1, x की वैल्यू मैंने 2 पुट की, y की वैल्यू क्या आई 4, x की वैल्यू मैंने 3 पुट की, तो y की वैल्यू कितनी आई 9। ऐसे ही नेगेटिव वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। -1 पुट किया तो 1 आया, -2 पुट किया तो 4 आया, ऐसे ही आ रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ समझते हैं, तो मेरे पास पॉइंट आ रहा है 0,0, 1,1, 2,4, 3,9, -1,1 और -2,4। तो मुझे जब ग्राफ प्लॉट करना है इसके लिए जब मैं बात कर रहा हूँ, तो ग्राफ जब मैं प्लॉट करने जाऊंगा तो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। देखो 0,0 एक पॉइंट ये हो गया, 1,1 के बारे में बात करता हूँ तो पॉइंट 1,1 यहाँ हो गया, 2,4 के बारे में बात करता हूँ पॉइंट सपोज ये हो गया, और 3,9 के बारे में बात करता हूँ तो सपोज पॉइंट यहाँ आ गया। हमें सिर्फ समझना है कि ग्राफ का बिहेवियर किस तरीके से हम स्टैंडर्ड ग्राफ्स को बनाते हैं। -1 में बात करता हूँ, देखो -1 x इक्वल्स टू -1 इधर आएगा तो उसके ऊपर वैल्यू यहाँ आएगी, यानी कि इसके एकदम अपोजिट में आ रही है वैल्यू, ठीक है। -2,4 के लिए बात करता हूँ तो -2,4 इधर आएगा, ठीक है। जितने डिस्टेंस पर ये जा रहा है उतने डिस्टेंस पर ये जाएगा, ठीक है ना। फिर 3,9 के लिए -3,9 के लिए बात करूंगा तो -3,9 के लिए वैल्यू यहाँ जाएगी। इस तरीके से हुआ। जब इन सारे पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स को मीट कराऊंगा तो ये एक तरीके से बनेगा और इस तरह भी इस तरह से जाएगा, समझे बात को। तो क्या बना, ये एक पैराबोला बना, अपवर्ड पैराबोला हमारे पास में बना, ठीक है। अब देखने वाली बात क्या है इसमें अपवर्ड पैराबोला बना है, 0,0 से पास हो रहा है, और कब 0,0 से पास हुआ, जब 0 पुट करने पर 0 आया इसके पास, ठीक है। तो क्या हर ग्राफ में ऐसा रहेगा, नहीं, हर ग्राफ में ऐसा नहीं होता। और कुछ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं हम। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कैसा है, पॉजिटिव है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है तो ग्राफ कैसा बन रहा है, हमारी तरफ ऊपर की तरफ बन रहा है। अब सपोज मान लो अगर मैंने यहाँ पे -x² लिया होता, यहाँ अगर मैं माइनस लेता तो ये सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाती, ठीक है। सारी वैल्यूज ये नेगेटिव होती ना भाई, यहाँ जो इनपुट है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस आउटपुट कैसा हो जाता है यहाँ पे सब जगह नेगेटिव होता। कब, जब मैंने यहाँ माइनस साइन लिया होता, ठीक है। तो आउटपुट जब नेगेटिव हो जाता तो पैराबोला यही शेप बनता, क्या पैराबोला ये शेप ना बन के क्या हो जाता, जस्ट इसका रिफ्लेक्शन बन जाता, यानी कि अपोजिट, यानी कि नीचे की तरफ चला जाता, ठीक है। तो यानी कि जब कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर, यानी कि ये देखो इसी पे डिपेंड कर रहा है, ये क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इससे डिफाइन हो रही है। हाईएस्ट पावर वेरिएबल यही है, हाईएस्ट पावर वेरिएबल टर्म अगर ये है तो इसका जो कोफिशिएंट है अगर पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला है, और अगर इसका कोफिशिएंट नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला है। ये चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पर इन जनरल यहाँ पर इस स्टैंडर्ड के लिए हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। देखो तो क्या ग्राफ बनेगा, दो कैटेगरी में ग्राफ बन जाएंगे हमारे पास यहाँ पे। फर्स्ट कैटेगरी क्या हो जाएगी, एक तो अपर पैराबोलास की कैटेगरी हो जाएगी। अब अपर पैराबोलास की कैटेगरी हो जाएगी तो देखो इसके अंदर, इस पॉलिनोमियल के अंदर ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, वो भी डिपेंड किसके ऊपर करेगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के ऊपर। ऐसा ही करेगा ना, क्यों, क्योंकि हम पढ़ के आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर के अंदर, डिटेल में हमने वहाँ बात भी की इस ग्राफ के बारे में कि भाई जब क्वाड्रेटिक की हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है इसके बाद दो जीरोज होते हैं। क्वाड्रेटिक मतलब 2 जीरो, जितनी डिग्री उतने ही जीरोज। तो क्वाड्रेटिक है तो कितने जीरोज हुए, 2 जीरोज हुए। तो 2 जीरोज हमारे पास में है तो x को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, 2 पॉइंट पे। तो फिर भाई ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट क्यों किया, इसलिए किया कि इसके पास जो दोनों जीरोज हैं वो जीरो ही हैं, सेम है मतलब, ठीक है ना। इसके पास जो दोनों जीरोज हैं वो सेम है, दोनों जीरोज कैसे हैं, जीरो हैं, ठीक है। दोनों जीरो जीरो हैं तो इसका मतलब यहाँ एक सिंगल पॉइंट पे टच करके गया, वो एक्स को टच करके गया है, ठीक है। तो यानी कि अब नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं, कौन कौन सी, कि भाई दो डिफरेंट और रियल रूट हो सकते हैं। दो डिफरेंट रियल रूट होते हैं। दो डिफरेंट रियल रूट कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है, उसका पॉजिटिव होता है। डिस्क्रिमिनेंट समझते हो, b² - 4ac क्वाड्रेटिक के लिए, ठीक है। दो डिफरेंट रियल रूट होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, दो इक्वल रूट होते हैं। और दो इक्वल रूट कब होते हैं, जब d = 0 होता है, ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या होती है, दोनों इमेजिनरी रूट्स होते हैं। और इमेजिनरी रूट कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है। समझ में आ गई बात, ये तीनों चीजें हैं, तीनों चीजें ध्यान में, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस को
एक पॉइंट पे टच करके जाएगा, 2 पॉइंट पे टच कर सकता है, और ना तो टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, तीनों चीज़ों को कंबाइंड फॉर्म में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। देखो एक तरीका क्या हो सकता है, ये इस तरीके का, 2 डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको टच करके जा रहा है। अब जरूरी नहीं कि भाई ये ओरिजिन को टच करके जाए, किसी भी पॉइंट को टच कर सकता है। ठीक है, यहाँ मैंने ग्राफ ऐसा लिया है। ठीक है, और थर्ड कैटेगरी क्या हो गई, ना तो टच कर रहा है एक्स को, ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर देखो मैंने अपवर्ड पैराबोला बनाया है, यानी कि इसका मतलब ये है अपर पैराबोला बनाया है, इसका मतलब ये है कि मैंने a ग्रेटर देन 0 कंसिडर किया है। दूसरी चीज क्या हो सकती है, a लेस देन 0 के लिए, यानी कि जब डाउनवर्ड पैराबोला हो, यहाँ एक्सप्लेन किया था मैंने इस चीज को। ठीक है, देखो जब डाउन पैराबोला होगा तो उसमें 3 केस हो सकते हैं, 2 पॉइंट इंटरसेक्शन, टचिंग द एक्स एक्सिस, एंड नाइदर टचिंग नॉर इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसके बारे में बात करता हूं। देखो सबसे ज्यादा काम आने वाली कंडीशन d इज लेस देन 0 है। जब डोमेन वगैरह हम फाइंड करेंगे तो d लेस देन 0 हमारे लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 2 कंडीशन काम नहीं आएंगी, बाकी 2 कंडीशंस भी काम आएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन d लेस देन 0 की कंडीशंस के अंदर आते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमें ये यूज करना है। ठीक है, d लेस देन 0 कब, जब इसको टच नहीं कर रहा होगा। ठीक है, सेकेंड कंडीशन d इज इक्वल टू 0, और थर्ड d इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ d के बारे में लिख देता हूं, d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट की फॉर्म, डिस्क्रिमिनेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस कंडीशन के अंदर देखो a लेस देन 0 हुआ, लेकिन d की चेंज नहीं होगा। देखो जब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया था तब भी d ग्रेटर देन 0 था, यहाँ भी 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो d ग्रेटर देन 0 है। जब टच करके जा रहा है तब पहले भी d इज इक्वल टू 0 था और अभी भी d इज इक्वल टू 0 है। और थर्ड कंडीशन d लेस देन 0, जब न तो टच कर रहा था ना ही इंटरसेक्ट कर रहा था, तब यहाँ पर भी d लेस देन 0 था और यहाँ भी d लेस देन 0 ही है। d यहाँ पर हमारे लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक है, तो ये d ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0, ये सारी चीज़ तो हमें काम आने वाली डोमेन फाइंड करने के अंदर। ठीक है, अब इसके रेंज के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन हम कर लेते हैं। देखो रेंज के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा, अगर मैं इसकी रेंज के बारे में बात करूँ, रेंज मतलब क्या, मेरे पास आउटपुट क्या आया। ठीक है, तो भाई एक तरीके से हम जब देखें स्ट्रेट लाइन के अंदर, तो भाई यहाँ जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ तक एंड हुआ वहाँ तक हमने सारा काउंट कर लिया था, तो हमने r लिख दिया था। तो यहाँ भी क्या r होगा, r हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखो इस पैराबोला के अंदर बात करता हूँ तो r का मतलब, अगर रेंज r की डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं पहले हम। देखो डोमेन तो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे r हो जाएगा, डोमेन इज r, क्योंकि x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन हो रहा है और x की सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब डोमेन क्या हो गया, इसका r हो गया। ठीक है, रेंज के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो रेंज क्या होगी, देखो रेंज y एक्सिस पे डिफाइन, देखते हैं हम रेंज को, तो क्या पूरा y एक्सिस कवर हो रहा है, देखो दोनों के अंदर पूरा y एक्सिस कवर हो रहा है क्या, पूरा y एक्सिस कवर नहीं हो रहा है। अगर मैं इसके बारे में, इस शेप के बारे में बात करता हूं तो इस पॉइंट से ऊपर की तरफ है सारा, यानी कि सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है यही रेंज होगा ना, क्योंकि यही सेम वैल्यू इधर आ रही है। देखो यहाँ पर 0149, फिर उसके बाद जो नेगेटिव पे जो वैल्यू आ रही थी 149, इस तरह से वैल्यू आ रही थी, यानी कि नेगेटिव पुट कर रहे हैं या पॉजिटिव पुट कर रहे हैं, वैल्यू तो सेम ही आने वाली है, तो हम किसी भी एक साइड को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो देखो डोमेन r हो गया, तो यानी कि इसके लिए रेंज यहाँ से यहाँ तक है, इसके लिए रेंज यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, और इसके लिए भी रेंज क्या होगी, यहाँ से ये यहाँ तक होगी, यानी कि एक ही साइड का रेंज होगा। तो मुझे क्या देखना है, ये पॉइंट देखना ना भाई, ये पॉइंट क्या है, तो इस पॉइंट को प्यार से हम क्या बोलते हैं, टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट। यहाँ आगे क्या हुआ, इसने अपने आप को टर्न किया। भाई जब भी चलना स्टार्ट होगा नेगेटिव से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा है, तो यहाँ से जाके जब टर्न कर रहा है तो यही पॉइंट हमारे लिए काम का है। ठीक है, तो इस टर्निंग पॉइंट को हमने क्वाड्रेटिक के अंदर फाइंड किया था, याद हो तो ये टर्निंग पॉइंट हमारे लिए क्या था, इस पॉइंट टर्निंग पॉइंट को हमने नेम किया था -b/2, ये डिफरेंशिएट करके फाइंड किया था हमने ये पॉइंट। ठीक है ना, या फिर कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में कंप्लीटिंग होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके फाइंड किया था ये पॉइंट हमने, तो -b/2 ये पॉइंट आया था। और इस पॉइंट को पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वो ये वैल्यू होगी इसकी y एक्सिस पे, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो क्या है, ये तो x की वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू है ये वाली। ठीक है ना, कहाँ पर, जहाँ पर ये 0 हुआ, जहाँ पर इसने इसको टच, ये y पे कट किया। ठीक है, तो ये x की वैल्यू है, तो इस को जब हम क्वाड्रेटिक के अंदर पुट करेंगे तो जो मेरे पास आएगा वो आएगा -d/4a, ये पॉइंट आया हमारे पास। ठीक है, तो इस x की वैल्यू से मतलब नहीं है हमको, इस x की वैल्यू के लिए हम बात करेंगे जब हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अभी इससे हमें काम नहीं है, हम इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है,
तो ये जो पॉइंट है यानी कि जो y की वैल्यू ये है, ये सब क्या है माइनस डी बाय 4a, डी वही है माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, ठीक है, सॉरी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी वही है माइनस डी बाय 4a, ये पॉइंट है, तो यानी कि इस पॉइंट से लेकर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, आगे तक चलते जा रहा है, आगे तक जाएगा ग्राफ, यानी कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो रेंज जो हो गई इसकी, इस रेंज को मैं कमेंट कर देता हूं माइनस, सॉरी हाँ, माइनस डी बाय 4a टू इन्फिनिटी। लेकिन ये कब है, माइनस डी बाय 4a से लेकर इन्फिनिटी तक कब है, जब a पॉजिटिव है, और जब a नेगेटिव हो जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, फिर तो नेगेटिव साइड में जा रहा है ना, फिर जाएगा नहीं, वहां से आएगा, है ना। तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक आएगा, माइनस डी बाय 4a तक, ठीक है। तो यहाँ क्लोज डाल के देता हूँ, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 और माइनस इन्फिनिटी टू माइनस डी बाय 4a व्हेन a इज लेस देन 0, ठीक है। तो ये हो गया इसका डोमेन और रेंज किसका, क्वाड्रेटिक फंक्शन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। इसी तरीके से क्यूबिक के बारे में बात कर सकते हैं, क्यूबिक के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन, तो क्यूबिक फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करते हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन के बारे में बात करें तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। यही क्यूबिक फंक्शन की कंडीशन होगी। अब देखो, अब क्यूबिक है तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, 3 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो क्यूबिक के लिए जब ग्राफ हम बनाने जाएंगे तो इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का बहुत अच्छा यूज होता है। क्यों, क्योंकि उसमें मुझे पॉइंट ऑफ मैक्स यानी कि जो टर्निंग पॉइंट के थोड़ी देर पहले मैंने बात की ना टर्निंग पॉइंट के बारे में, तो यहाँ तो टर्निंग पॉइंट एक ही था, लेकिन भाई क्यूबिक है, दो पॉइंट पर, सॉरी 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा किसको, इस एक्स एक्सिस को। तो 3 पॉइंट पे जब वो इंटरसेक्ट करेगा तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है ना कि भाई नीचे से अगर आ रहा होगा तो फिर ऊपर तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। तो 2 पॉइंट ऑफ स्टेशनरी हमारे पास में आएंगे, यानी कि 2 पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास में आएंगे, 2 टर्निंग पॉइंट हमारे पास में आने वाले हैं। तो 2 टर्निंग पॉइंट हमारे पास में आएंगे तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव वैल्यू देंगे उसके ऊपर। वो सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की यूज, हमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की नीड होगी, ठीक है ना। तो उतने डेप्थ में अभी हम नहीं जाएंगे भाई, क्योंकि हम जब एप्लीकेशन डेरिवेटिव में ये चीज़ पढ़ने ही वाले हैं, वहीं के लिए हम काम करेंगे, तो फिर वहीं जाके पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखो अभी हम सिर्फ इतनी चीज़ समझते हैं कि इसका ग्राफ किस तरीके से बनता है और स्टैंडर्ड ग्राफ क्या होगा। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये मैं ले लेता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो x और y की वैल्यूज को हम पुट करते हैं इसमें, x y, x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 पुट की y की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू 8, 3 पुट किया तो 27। अब नेगेटिव पुट करने पे क्या इफेक्ट पड़ता है, देखो -1 पुट करते हैं तो -1 है, क्योंकि क्यूबिक है ना, ऑड पावर है तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। फिर -2 पुट करते हैं तो -8, ऐसे ही -3 पुट करेंगे तो -27। तो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के अंदर एक डिफरेंस समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि क्वाड्रेटिक के अंदर नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव करें, बात पॉजिटिव या नेगेटिव ही रहने वाली है। यानी कि इस कंडीशन के अंदर लेते थे तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव ही, नेगेटिव पे भी पॉजिटिव, इसके अंदर बात करते हैं नेगेटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे भी नेगेटिव था और पॉजिटिव पे भी नेगेटिव था। लेकिन क्यूबिक के अंदर जब मैं पॉजिटिव पुट करता हूं तो पॉजिटिव है और नेगेटिव पुट करता हूं तो नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखो पॉइंट प्लॉट करते जाते हैं 0,0 के ऊपर, ठीक है, 1 के ऊपर 1, फिर 2 के ऊपर थोड़ा जंप करेगा ये ना, वैल्यूज जंप करिए तो 2 के ऊपर कहाँ तक चला जाएगा, 8 पे चला जाएगा, ठीक है। फिर 3 पुट करूंगा तो कहाँ चला जाएगा 27, ऐसा करके वैल्यूज जा रही हैं। और अगर मैं नेगेटिव साइड में बात करता हूँ तो नेगेटिव साइड में क्या हो रहा है, देखो -1 पे -1 है, -2 पे -8 है, इस तरीके से वैल्यू जाएगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा हमको, है ना। ग्राफ क्या हुआ, ऐसा ही हुआ। अब भाई तुम कहोगे कि भाई हमने तो ये कहा था कि जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट होते हैं उसके, उतने ही जीरोज होते हैं। तो जब क्वाड्रेटिक के अंदर जब एक्स स्क्वायर ओनली जब हमने लिया था तो कितने रूट आए थे, एक रूट आया था, लेकिन उस रूट को हमने क्या कहा था, दोनों सेम रूट है, इसलिए एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। ऐसा ही क्यूबिक के अंदर है, इस वाले क्यूबिक y इक्वल्स टू एक्स क्यूब, रूट 3 ही है इसके भी, लेकिन क्या है वो तीनों सेम है, 0 है तो 0 ही है, तो इसीलिए एक ही पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन इन जनरल अगर इसके ग्राफ के बारे में बात करूंगा तो इन जनरल फॉर्म में इसका क्यूबिक का जो ग्राफ बनने वाला है वो ग्राफ कुछ इस तरीके की शेप का हो सकता है, ठीक है।
एक लाइन ड्रॉ करने पर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करने वाला है वो, ठीक है। या फिर कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा, ठीक है, कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। देखो हमारा काम था भाई 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करना चाहिए, 3 पॉइंट पे हमने इंटरसेक्ट करवा दिया, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ, 3 पॉइंट पे। अब दोनों में डिफरेंस ये है कि इधर नेगेटिव से स्टार्ट होकर फिर पॉजिटिव में जा रहा है, और इधर क्या हो रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव में जाएगा। इतना सा फर्क यहाँ पड़ने वाला है, क्योंकि डिपेंड वही करेगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ए के ऊपर, ठीक है। इसके हम डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन हाल फिलहाल के लिए आपको यही ग्राफ इसका ध्यान में रखना है कि एक्स क्यूब यानी क्यूबिक का ग्राफ जो रहने वाला है वो इस तरीके का रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पॉलिनोमियल के बारे में हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन के ऊपर आते हैं हम। रैशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन, इनके ग्राफ हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बनाएंगे, और इसके डोमेन के बारे में जब हम डोमेन फाइंडिंग ऑफ डोमेन सॉल्व करें, फाइंडिंग ऑफ डोमेन इंडिविजुअल टॉपिक पढ़ेंगे, तब उसके बारे में बताऊंगा उसको डोमेन फाइंड करने के तरीके क्या हैं और उसमें किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करें, इसका ग्राफ हमें स्टैंडर्ड ग्राफ हमें याद रखना है, और जिनके स्टैंडर्ड डोमेन और रेंज हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो उसके बाद जो फंक्शन लिखा हुआ था वो दोनों फंक्शन जो है वो रैशनल और इरेशनल फंक्शन के बारे में डिटेल बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। रैशनल फंक्शन के बारे में इतना ध्यान रख लेना, रैशनल फंक्शन जो होते हैं वो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की फॉर्म में होते हैं, यानी कि दो फंक्शंस का जो है वो डिवीजन होता है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू। तो इसके अंदर जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जी ऑफ एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होगा उस फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं होती। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो डिफरेंट और सेम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है, सेम टाइप ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी, जैसे क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया चलेगा, क्यूबिक अपॉन क्यूबिक होगा चल जाएगा, ठीक है, और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, क्यूबिक अपॉन जितनी भी टाइप की कंडीशन होगी वो हो सकती है, ठीक है। अब इसमें दो चीजें बन सकती हैं, प्रॉपर रैशनल और इम्प्रॉपर रैशनल। प्रॉपर रैशनल का मीनिंग क्या हो जाएगा, देखो अगर हम ये कहें कि एफ ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स से ज्यादा है तो क्या होगा कि भाई ये जी ऑफ एक्स को डिवाइड कर सकता है, और जी ऑफ एक्स को डिवाइड करेगा तो एक वेरिएबल पार्ट आएगा और उसके बाद रिमेनिंग वेरिएबल पार्ट और बचेगा, ठीक है। जैसे समझो इस बात को इससे कि सपोज मैंने कहा 7/3, तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रैशनल कंडीशन है, लेकिन ये क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 3 को जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो एक इंटीजर क्वांटिटी आएगी, और इंटीजर क्वांटिटी के बाद जो रिमेनिंग क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी, फ्रैक्शन पार्ट होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें होगा रैशनल फंक्शन के अंदर, प्रॉपर रैशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन के अंदर भी यही चीज अप्लाई होगी, ठीक है। और इरेशनल के अंदर तो आपको ध्यान ही रहेगा, रूट के अंदर क्वांटिटीज रहेगी, इसके बारे में हम डोमेन के अंदर डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम पीस वाइज फंक्शंस के बारे में। ये जो पीस वाइज फंक्शंस हैं इस पे ध्यान देना है, इनके बिहेवियर पे ध्यान देना है, ठीक है ना, और ये किस तरह ग्राफ बनाते हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो